हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की मांग पर मैं लाया हूँ आज मुख्य रूप से इतिहास का ए सेट, जो काफ़ी समय से मांग थी आपकी। आज उस मांग को पूरा कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे बार बार और आप मेरे सभी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, ज्ञानवर्धक चीज़ों को देख सकें, है ना। पढ़ाई के साथ साथ इस चैनल पे आपको ज्ञानवर्धक चीज़ भी देखने को मिलेगी। हम साहू सर आर्ट्स कोचिंग क्लास से मैं अशोक कुमार साहू आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके उत्साह को देखकर मैं वापस इस वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, खासकर इतिहास का वीडियो, भी है सेट जो आपकी काफ़ी समय से मांग थी आपकी। देखिए, आप पहला प्रश्न बनता है आपका। इसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं, आपका ए सेट है वार्षिक संभावित पेपर, आपका वार्षिक 2022-2023 सेट ए इतिहास 3 हावर्स, है ना। पहले क्वेश्चन है आपसे 1 से 5 तक 1 अंक के। हड़प्पा की मोहरें किस वस्तु की बनी हुई थी? तो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा राजस्थान से। निम्न में से किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो केरल से प्राप्त नहीं हुए हमें। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। अगला आता है अर्थशास्त्र के अर्चिता कौन थे? तो कौन थे? कौटिल्य थे। प्रश्न बनता है अगला आपका, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। रिक्त स्थान ने युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था? दुर्योधन ने। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोकों की संख्या है। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोकों की संख्या है। ध्यान दें आप, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ को भोपाल की बेगम के लिए समर्पित किया था। अगला आता है आपका, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पीटक में रखी गई थी। किसमें? सूत पीटक में रखी गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अब जोड़ी देखिए आप लोग इसकी, अल बरूनी उज्बेकिस्तान में, इब्नाबा तुता मोरक्का में, जियो बेस्ट बर्नियर फ्रांसीसी, अलवर विष्णु भक्त, नैनार शिव भक्त, बुक्का संगम वंश। लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था। सत्य। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। सत्य। परगना मुगल प्रांत में प्रशासनिक मंडल था। सत्य। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी। सत्य। ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था। सत्य। परिसीमन अंग्रेजी कानून का द्वारा 1859 में लागू किया गया था। सत्य। सभी सत्य इसमें। इसके बाद खेतीहार समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? कृषि थी। किसानों को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता था? काश्तकार। संथाल विद्रोह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास 1855 में प्रारंभ हुआ था। हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 14 में और दूसरा चालू हुआ था 1939 में। वर्तमान में भारत संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 470 अनुच्छेद, 28 भागों में विभक्त है। अनुच्छेद क्या है बेटा? संक्षेप में लिखिए। तो राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन शक्तियाँ, जहाँ की सरकार को राज्य में बहुमत नहीं होता है, वहाँ पर अनुच्छेद 356 धारा 356 लगाई जाती है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं और आपातकालीन शक्तियाँ बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अब बनता प्रश्न आपका 2 नंबर का। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो मैं कह रहा आपके 100% सफलता प्राप्त करने की आपकी गुंजाइश है। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप ए और बी सेट देखते हैं और हमारे जो क्वेश्चन मास्टर पेपर उसको पूरा पढ़ते हैं, तो आपके 100 में से 100 नंबर आने की पूर्ण संभावना है। यही प्रश्न पत्र देखते हैं, ऐसे कैसे ही आता है, तो आपको 100% प्रश्न आने की आपकी संभावना है। तो देखिए, आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। देखिए, आप 6 से 15 तक प्रश्न 2 अंक के होते हैं आपके। इसमें क्या लिखना था, क्या लिखा आप लोगों ने? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, इतना पूछा जाएगा आपसे। तो लिखना है आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा गया। फायांस क्या है, वो कहाँ मिलते हैं? तो घिसी हुई रेत तथा बालू एवं रंग तथा चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण से पकाकर जो बनाए जाते हैं वाले पदार्थ को फायांस कहते हैं। यह अधिकतर हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो लिखेंगे हम, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, जिसने भारत का विषय वृत्तांत लिखा था।
प्रश्न आएगा उलुक और दावा से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे उलुक और दावा। उलुक इब्न बतूता थोड़ा डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अस्त व्यवस्था को उसने क्या कहा है, उलुक कहा बताया था। इसी हर 4 मील की दूरी पर स्थापित घोड़े राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होती थी। ये पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवस्थान होते थे। इसे दावा कहा गया था। उलुक से पहले दावा पहुँच जाया करता, बताऊँ मैं आपको। अगला है नलियारा दिव्य प्रबंधम। नलियारा दिव्य प्रबंधम किसे कहा गया, नलियारा दिव्य प्रबंधम अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है जो तमिल वेद से नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। मातृ ग्रहणता क्या है, तो मातृ ग्रहणा एक परंपरा का नाम है जिसमें स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है तथा पति भी उनके साथ रहते हैं। मातृ ग्रहणा कहते हैं। इसे घर जमाई भी बोल सकते हैं हम लोग चाहें तो, है ना, वही है। कुदराई चिट्टी कौन थे, प्रश्न बनता नवा कुदराई चिट्टी कौन थे, तो विजयनगर कुदराई चिट्टी घोड़े के व्यापारी को कहा जाता था। पंपा देवी कौन थी, तो विजयनगर साम्राज्य की हम्पी राज्य की कहा जाता है। यहाँ की मातृ देवी का नाम था पंपा देवी। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी राज्य था जहाँ पर मातृ देवी का नाम था पंपा देवी। जजमानी व्यवस्था को समझाई क्या थी जजमानी व्यवस्था, कुमार लोहार बढ़ाई तथा सुनार आदि प्रमुख ग्रामीण दस्तकार थे। इनकी बनी हुई वस्तुओं को शहर के अत्यधिक मांग थी। खेतीहार परिवार एवं दस्तकार आपस में वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करते थे। सेवाओं वस्तुओं का लेन देन करते थे, आपस में विनिमय करते थे। बंगाल में यह व्यवस्था जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। जिनसे कामिल में कौन सी फसलें उगाई शामिल थी, तो जिनसे कामिल आईन अकबर में उत्तम फसलों के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया था। दामिन एक को क्या थे, तो 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में सांथाल को बसना प्रारंभ किया था। उन्होंने वहाँ के जंगल साफ करके खेती करना प्रारंभ किया। इसे ही भूमि को दामिन एक को कहा गया। कुदाल और हल के प्रतीक उपयोग किन के लिए किया गया था, कुदाल और हल के प्रतीक का उपयोग पहाड़ी लोगों की खेती मुख्यतः कुदाल पर आश्रित थी, किंतु संथाल के लोग खेती में हल का प्रयोग करते थे। 1857 के पूर्व कंपनी शासन के प्रति किन्हीं 2 विद्रोह के नाम लिखिए। क्रांति के विद्रोह के नाम थे सांथाल, 1855 में हुआ था। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह 10 को मेरठ की ब्रिटिश छावनी से सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ की बैरकपुर छावनी की ब्रिटिश छावनी से सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। लाल बाल पाल कौन थे, तो लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ होता है विपिन चंद्र पाल। उपयुक्त तीनों गरम दल के विचारधारा के पोषक थे, गरम दल के नेता माने जाते हैं ये। चरखा गांधी जी के अनुसार किस प्रकार प्रतीक है, वह क्या दर्शाता है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ध्यान दें आप, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम तथा उसके महत्व को प्रतीक था। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों के ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हरा दिया है और मानव श्रम के लिए गौरव को फिर से जीवित करेगा, जनता को स्वावलंबी बनाएगा। अगला प्रश्न बनता है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी। 2 नंबर पूछा गया बेटा, 2 या 3 बातें लिख देना, ज़्यादा लंबी बातें लिखनी इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य बातें थी, भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। दूसरा पॉइंट, संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना राज्य है। संविधान के प्रस्ताव में भारत को लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। भारत सभी नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। भारत में प्रस्तावना में न्याय के शासन की स्थापना की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में क्या हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसे चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान दें, अगला आता है आपका अंतिम सरकार सदस्यों के नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे इसके अंदर पुराने जो हमारे सेनानी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सी राजगोपालचारी, बालदेव सिंह, जान मथैया, लियाकत अली, CH भाभा, आशफ अली आदि। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है,
तो भारतीय संविधान सभा चुनाव भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन किया गया था, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से, जिनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 292 + 93 + 4 389, इनको अप्रत्यक्ष विधि से चुना गया था। ध्यान देना आप लोग। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर है। जय हिंद मित्रों, पुनः बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। आप लोगों को ये चैनल अगर बढ़िया लगा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। अंत तक अवश्य देखें आप लोग, आपके 100 नंबर पक्के हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। मान लीजिए आप लोग लगातार इसके इतिहास के भाग को देखते हैं एक के बाद एक, है ना, तो आपके 100 नंबर पक्के हैं, गारंटी कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है, इसमें ए सेट बी सेट मास्टर पेपर याद करना है, आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। ध्यान दीजिए, अगर ये पेपर पूरा आता है तो 100 नंबर 80 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान देना आप लोग। चलिए, अब 16 से 19 तक बनते हैं 3 अंक के प्रश्न। कैसे लिखना था, क्या करना था, ध्यान दें आप लोग। पितृवंशिकता या मातृवंशिकता में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पितृवंशिकता मातृवंशिकता में अंतर। पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, उपपौत्र आदि चलती है। अधिकतर राजवंशों ने पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण किया था। कई परिस्थितियों में पुत्र के ना होने पर एक भाई या दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन सकता था। जबकि मातृवंशिकता का अर्थ होता है वह परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है। भूतकाल में कुछ राजवंश मातृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, जैसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती है। कौरव पांडव के मध्य युद्ध के क्या कारण थे, तो कौरव पांडव के मध्य युद्ध के निम्न कारण थे। नंबर 1, महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरव की उच्च महत्वाकांक्षा, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। दुर्योधन पांडव की उन्नति देख नहीं पाया। शकुनी के सहयोग से ध्रुव में छल से युधिष्ठिर ने उसका सारा राज्य जीत लिया। कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निवस्त्र करने का उसे अपमानित किया गया। संभवतः इसी दिन महाभारत के बीज पड़ गए थे। ध्यान देना आप लोग। जैन धर्म की प्रमुख विशेषता लिखिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अनुयायियों को 5 महाव्रतों का उपदेश दिया है। इन 5 महाव्रतों के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर परशुनाथ ने किया था जैन ने। नंबर 1, अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, जीवों की हत्या न करना, सत्य, लोभ मोह माया क्रोध से दूर रहना, सदैव सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, बिना चुंगी के चोर कर, दिए हुए माल ना बेचना, अप्रिय ग्रह इंद्रियों का सुख प्राप्ति का त्याग करना, संयम जीवन जीना आदि। त्रिपिटक 3 विशेषता लिखिए। त्रिपिटक संख्या में 3 होते हैं। विनय पिटक, है ना, ये बौद्ध संख्या नियमों की जानकारी मिलती है। सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की जानकारी मिलती है। अभिधम पिटक, बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। महानवमी डिब्बे को सांस्कृतिक महत्व क्या था, प्रश्न नंबर 3 नंबर में लिखना है इसको आपको। तो विजयनगर शहर में राजा के भवन के 2 प्रभावशाली भाग थे, जिन्हें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहते हैं। महानवमी डिब्बा शहर की सबसे ऊंची संरचना थी, जिसका आधार 11,000 वर्ग फीट था। मंच के आधार पर सुंदर उत्कीर्ण थी। इस रचना का संबंध 10 दिन चलने वाले हिंदू त्यौहार दशहरा उत्तर भारत में दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी दक्षिण भारत में कहते हैं इसे। इस अवसर पर शासक अपनी शक्ति वैभव प्रदर्शन करता था। इसके अलावा अन्य धर्मानुष्ठान में मूर्ति पूजा, राज्य के शस्त्र की पूजा, भेषों, अन्य जानवर की बलि शामिल थी। इसे विभिन्न भेंटें विभिन्न अधिकारियों को दी जाती थी। इस अवसर पर राजा सेना का निरीक्षण करता था। इन सबके बावजूद महानवमी डिब्बे में विषय में इस पर जानकारी नहीं है। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर यह सबसे प्राचीन मंदिर था। इसको 9वीं 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। विजयनगर की स्थापना के बाद इसको नया रूप दे दिया गया था। इसको बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इसे सूक्ष्मता के उत्कीर्ण स्तंभों में सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसी को ही दिया जाता है। इस नवीन संरचना का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में एक छोटे से भाग तक सीमित रह गया था।
मंदिर सभागारों का प्रयोग अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम की देखने के लिए रखे जाते थे। विद्रोह के ब्रिटिश शासन पर क्या तत्कालीन प्रभाव पड़े थे? विद्रोह के ब्रिटिश शासन तत्कालीन प्रभाव क्या पड़े? या 1857 की क्रांति के परिणाम लिखिए, ऐसा प्रश्न बन के आ सकता है आपका। तो अपन लिखेंगे इसके प्रश्न का आंसर, ध्यान दें आप, है ना। 1857 क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता कायम हो गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत सचिव वायसराय का पद स्थापित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, भारत की पदवी दी गई थी इसको, भारत सचिव की पदवी दी गई थी, इसे ध्यान दें आप। सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी, इनका कार्य 1857 से 1862 तक रहा था। अब इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड के साथ साथ भारत की महारानी भी कहलाने लगी थी तथा महारानी ने घोषणा की थी कि अब किसी भी राजे व रजवाड़े के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, साथ ही कोई भी राज्य अब अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारत की ब्रिटिश सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा यह भी घोषणा की गई कि सभी धर्मों के सैनिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, ताल्लुकेदार, जमींदार इसमें क्यों शामिल हुए? तो अवध में विद्रोह लखनऊ में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, उसके साथ ही किसान, जमींदार, ताल्लुकेदार ने दिया था। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों सभी के साथ अन्याय किया था, अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप नवाब को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। जमींदार, ताल्लुकेदार अपनी संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव से हाथ धोना पड़ा था, किंतु उन्होंने कई महीने तक छापामारी लड़ाई रखी थी। ब्रिटिश राजस्व नीति ने ताल्लुकेदार और किसानों को बहुत आघात पहुंचाया था। ताल्लुकेदार किसानों से हर तरह की मदद व पैसे वसूलते थे, किंतु बुरे वक्त में किसानों की मदद किया करते थे। अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व आकलन पर गैर लचीली राजस्व कर व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अब ना तो विपत्ति घड़ी में अथवा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजस्व में कमी की जाने की आशा थी और ना ही तीज त्योहारों पर किसी प्रकार की सहायता अथवा कर्ज मिल पाने की भी उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार किसानों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा था। उनका असंतोष फौजी बैरक को तक पहुंचने लगा था, क्योंकि अधिकांश सैनिकों का संबंध किसान परिवार से भी था। 1857 में अवध के जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन क्षेत्रों में संघर्ष की वास्तविक बागडोर ताल्लुकेदार तथा किसानों के हाथ में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसान, ताल्लुकेदारों, जमींदारों तथा सिपाहियों के असंतोष ने अवध में इस विद्रोह को व्यापक बना दिया था। आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए व अधिक से लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। प्रश्न बनते हैं 20 से 23, 4 अंक के। इनके 4 अंक के कम से कम 120 शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। प्रश्न आया आपका 20वां था, इसके अंदर महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। कुछ जिन्हें गण या संघ के रूप में जाना जाता है कुलीन वर्ग थे। कुलीन मतलब जहाँ शक्ति कई प्रसुद्धा साझी की जाती थी, जिन्हें अक्सर सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। कुछ मामलों में जैसे कि वज्जी संघ के मामले में राजाओं ने सामूहिक रूप से भूमि संसाधन को नियंत्रित किया था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, इसे अक्सर किलाबंद किया जाता था, मतलब आसपास से बाउंड्री बनाई जाती थी। ब्राह्मणों ने धर्म सूत्रों की रचना की थी, जो शासकों के साथ साथ अन्य सामाजिक श्रेणियों के लिए मानदंड निर्धारित करते थे। शासकों से आदर्श रूपी क्षत्रिय होने की अपेक्षा की जाती थी। शासकों को किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से कर और कर के वसूल करने में सलाह दी गई थी। अगला बनता है आपका अशोक के धर्म से आप क्या समझते हो? उनकी मूलभूत सिद्धांत लिखिए। अशोक का धर्म, बौद्ध सिद्धांतों को आचरण। नंबर 1, अशोक का धर्म जो देखा जाए तो मुख्य रूप से मानवीय धर्म था। अशोक ने मौर्य धर्म को अपनाया था। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध घोष की जगह धर्म घोष करना प्रारंभ कर दिया था। तो अशोक के धर्म की विशेषता क्या? नंबर 1, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना। बौद्ध धर्म महायात्रियों की नियुक्ति करना व धर्म यात्राएं करना। बौद्ध धर्म के सिद्धांत को आचरण में लाना। अशोक ने स्वयं मांस खाना तथा शिकार करना छोड़ दिया था।
उसने युद्ध न करने का संकल्प लिया था। वह भिक्षु की भांति सादा जीवन व्यतीत करने लगा था। बताते हैं कि जो धर्म जिसके भोजनालय में मोर का मांस बनता था वो भी उसने बंद करवा दिया था उस समय। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया था तथा समस्त राजकीय साधनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। धर्म महायात्रों की नियुक्ति, इनको प्रमुख कार्य जनता धर्म को सिद्धांतों का प्रचार कर लोगों को धर्म चरित्रवान बनाना था। धर्म यात्राएं, उनका उद्देश्य ब्राह्मण व साधुओं का दर्शन, उन्हें उपहार दान, जनपद के लोगों से मिलना, उन्हें धर्म संबंधी उपदेश देना आदि था। महान व लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 21 है, महान और लघु परंपरा में आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम, महान परंपरा और लघु परंपरा में अंतर। महान परंपराएं वहाँ थी जिनका पालन समाज के प्रभुत्व शैली वर्ग जैसे राजा, पुरोहित आदि करते थे। इन कर्मकांडों की पद्धति का किसान और सामान्य जन भी किया करते थे। जबकि लघु परंपराएं लोकाचार रीति रिवाजों से आती हुई थी और आम लोग इसका पालन करते थे। महान परंपरा अभिमान तथा अथवा कुछ ही लोग द्वारा बनती, जबकि लघु परंपरा लोक के द्वारा अनपढ़ किसान द्वारा स्थापित होती थी। महान परंपरा में फैलने की प्रवृत्ति होती थी, जबकि लघु परंपरा हमेशा स्थानीय होती थी, लोकल होती थी। बेसरिया व बसरिया व सूफी परंपरा में एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। मतलब समानता और अंतर दोनों बताना है हमें इसके अंदर। तो सूफी संप्रदाय अनेक सिलसिलों में बैठा हुआ था। बेसरिया बसरिया के बीच समानताएं असमानता निम्न थी। सूफी सिलसिले के दो भागों में बांटा जाता था, एक तो बासरिया और एक देखा जाता बेसरिया, है ना। बासरिया का अर्थ होता इस्लामी कानून सरिया का पालन करने वाले, और बेसरिया का देखिए आप लोग, बेसरिया का अर्थ होता है सिलसिले जो कि पालन नहीं करते थे, सरिया का उल्लंघन करते थे, है ना, उनको बेसरिया कहा गया था। मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को सरिया कहा जाता था। सरिया कुरान शरीफ व हदीस पर आधारित था। समानताएं, एक जैसी बातें क्या थी? दोनों ही अल्लाह के समक्ष समर्पण की सलाह देते थे। दोनों सिलसिले एकाश्वरवाद सिद्धांत को मानते थे कि ईश्वर एक ही है। दोनों ही अल्लाह के सर्वोच्च सर्वव्यापक तथा सर्वशक्ति संपन्न मानते थे। अल्लाह को एक ही उनका सिद्धांत था, अल्लाह अकबर। दोनों ही सिलसिले गुरु तथा पीर को बहुत महत्व देते थे। दोनों ही इबादत अर्थात उपासना पर बल देते थे। दोनों ही ये मानते थे कि अल्लाह की इबादत करने से जन्नत मिलेगी। टिप्पणी लिखिए, देखिए अगला आता है आपका। टिप्पणी में पहली टिप्पणी बनती है आपकी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, दूसरी बनती है स्वराज दल और तीसरी बनती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान दीजिए, पहली बनती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसका जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में किया था, इसके लिए 16 अगस्त 1946 के दिन निश्चित किया गया था। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष हो गया। हिंसा कलकत्ता से प्रारंभ होकर बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब तक फैल गई थी। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। स्वराज दल, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। इसे पैक्ट के तहत गांधी जी को ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए विस्तार से। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो क्या था? ये 13 अप्रैल 1919 को रूलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग चारों ओर देखा जाए तो ऊंची दीवारों से बना हुआ है, मतलब किले बंद किया गया है। एक सकरी गली उसके अंदर जाती है। उस सभा में जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए उस गली में जाके बैठ गया और अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश दिए, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना संपूर्ण देश में प्रतिक्रिया हुई। इस घटना ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तीव्र प्रतिरोध करते हुए निश्चय किया। इस घटना देश में क्रोध की ज्वाला फूंक दी। उपयुक्त कारणों से ही 1920 में असहयोग आंदोलन में उपनिवेशी शासन का प्रतिरोध किया गया था। अब ध्यान दीजिए, आप लोग का नक्शा आएगा। नक्शे में देखिए आप लोग क्या क्या भरना है। इसे भरना आपको हड़प्पा, ध्यान दें आप, सामने नक्शा में बना हुआ है हड़प्पा, लोथल, मगध, अवंती और लोथल। इसके बाद अथवा में बताया गया था सांची, लुम्बिनी, विजयनगर, चंपारण, दांडी, सब बताया गया इसमें।
ध्यान दें बेटा, आप सभी लोगों को ये आपका ए सेट कंप्लीट होता है। बी सेट जल्दी लेके आऊँगा मैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अन्य चीज़ वीडियो को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्ले लिस्ट में जाएं। जय हिंद, जय माँ भारती। कल फिर मिलते हैं अपने सेकंड वीडियो में। सेकंड वीडियो में बी का आंसर लेके आऊँगा। जय हिंद।